Hello dear Tenthis, I am Mrs. Ekta Gaur with the continuation of the chapter Biology, Life Processes and it is chapter 6. ठीक है, अभी तक मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया है, रेस्पिरेशन पढ़ाया है और अब मैं ये एक्सक्रीशन का लास्ट पार्ट पढ़ा रही हूँ. ठीक है, एक्सक्रीशन को मैंने कवर किया है पार्ट 8 और पार्ट 9 में. तो जिन बच्चों ने भी वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा और अपने कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा. ठीक है ना, मैंने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपनी पीपीटीज को नहीं बनाया है. आप इनको पूरी जरूर देखिए जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी ये क्लास बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है. ठीक है, और आपको यदि ऐसा ही महसूस होता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो बिना लाइक किए प्लीज इसको ऑफ मत कीजिएगा. ठीक है, इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें. ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं एक्सक्रीशन का. एक्सक्रीशन में हमने प्रोसेस पढ़ लिया था, तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. बच्चों ये हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से बनाएंगे भी और आप इसको समझेंगे भी. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. Now already we discussed about this diagram with the names of the units which are present in excretory system. तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है. इन किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन का मेन वर्क करते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो भी ब्लड है, जो प्यूरिफाइड ब्लड है, वो तो एओर्टा के थ्रू फिर से पूरी बॉडी में चला जाएगा और जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाली जा सकते हैं. सो इट वाज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज each nephron has a cup-like structure called Bowman's capsule containing a bundle of capillaries called glomerulus. अब जो नेफ्रॉन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर से शुरू होता है. ठीक है, उस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं. अब आप कहेंगे कि बड़ा अजीब सा नाम हमने क्यों रखा. एक्चुअल में इसके बारे में हमें जो साइंटिस्ट ने बताया था उसके नाम में ही बोमेंस आता था, तो उसने इस कप का नाम अपने ही नाम पर रख दिया. ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता आया है, तो सही भी है, हम नहीं तो उनको भूल जाएंगे. तो ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है बोमेंस कैप्सूल. अब इसमें क्या होता है, अब क्योंकि नेफ्रॉन मैंने बताया ना कि नेफ्रॉन जो है किडनी का पार्ट है और किडनी किसको प्यूरिफाई कर रही है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है. तो एक्चुअल में इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर ही कैपिलरीज का एक बंडल होता है. यानी कैपिलरीज क्या होती हैं, देखो आर्टरीज और वेन्स के बारे में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ाऊंगी भी अभी. तो जो कैपिलरीज, आर्टरीज क्या करती हैं, केवल प्योर ब्लड ले जाती हैं. वेन्स क्या करती हैं, केवल इम्प्योर ब्लड ले जाती हैं. लेकिन कैपिलरीज जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द वर्क वो इम्प्योर और प्योर ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन एक नेट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, नेटवर्क बना के भी कर सकते हैं. दीज आर वेरी माइन्यूट इन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो वो बंडल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर. और उस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जहां पर कैपिलरीज का बंडल होता है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. यानी बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो भी चीज फिल्ड है उसको अब हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या है, अ बंडल ऑफ कैपिलरीज. किसमें होता है, बोमेंस कैप्सूल. मैंने इतनी बार रिपीट किया है तो अब आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट. व्हाट डज बाय द बोमेंस कैप्सूल? द बोमेंस कैप्सूल लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर व्हिच जॉइंस इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट. अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, यहां से ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जुड़ता है जो एक कलेक्टिंग डक्ट तक जाता है.
ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि नेफ्रॉन भी क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तभी उसके बाद वो यूरेटर तक उसको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो बोमेंस जो नेफ्रॉन होता है उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। बोमेंस कैप्सूल है, लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर व्हिच जॉइंस इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। As the renal artery brings the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, urine along with excess water, salt, etc. into the nephron. अब देखो, जो रीनल आर्टरी है, आपको मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था, जो हमने प्रीवियस डायग्राम देखे हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि एक रीनल आर्टरी है, ठीक है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ या यूरिक एसिड हुआ, उसको ज्यादा वाटर और सॉल्ट के साथ में नेफ्रॉन तक लेकर आती है। तो रीनल आर्टरी ये फंक्शन कर रही है। It filters the nitrogenous waste, water and salts which passes through the tubular structure into the collecting duct. अब ये क्या काम कर रही है, यहाँ पर ही नाइट्रोजनस वेस्ट है या वाटर है या सॉल्ट है जो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से निकलता जाता है। ठीक है, वहां भी जितना भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो फिर इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी जो भी कुछ बचा कुचा होता है वो फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी 1 ड्रॉप वाटर को भी वेस्ट नहीं होने देती है, क्योंकि जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी प्योर वाटर मॉलिक्यूल को अपनी बॉडी से नहीं जाने देता। एट द एंड, टिल द एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, इट हैज द फैसिलिटी टू अब्सॉर्ब इट। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर और सॉल्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से पास होते हैं और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाकर कलेक्ट होते हैं। अब फिर क्या होता है, the waste then passes through the ureters into the urinary bladder and is then sent out through the urethra as urine. अब जो भी वेस्ट है वो यूरेटर्स तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, नेफ्रॉन तो किसके अंदर काम कर रहे हैं, नेफ्रॉन तो केवल किडनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने ये वहां पर जो नेफ्रॉन का एंडिंग पॉइंट है वो कलेक्टिंग डक्ट होती है। अब जब कलेक्टिंग डक्ट फिल्ड हो जाती है तो वो इस मटेरियल को यूरेटर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, यूरेटर्स कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर कैन एक्सपेल आउट विद द हेल्प ऑफ द यूरेथ्रा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है ना। अब the useful products like amino acids, glucose, salts, etc. are reabsorbed by the capillaries around the tubular structure and goes into the real vein. अब यहाँ पर क्या होता है कि यदि अमीनो एसिड्स हैं, बाई चांस बॉडी से अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स ये भी निकल रहे हैं, तो जो नेफ्रॉन की वॉल्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उनको रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, और यदि रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती है देन इट मे कॉज ऑफ द डिसीजेस। जैसे कभी कभी अमीनो एसिड्स बॉडी से निकलना शुरू कर देते हैं, ग्लूकोज निकलना शुरू कर देता है, सॉल्ट आ जाता है, तो जब हम एग्जामिन करते हैं देन वी फाउंड कि इस तरह का एक्सक्रीशन बॉडी से शुरू हो गया है, जो कि वेस्ट मटेरियल भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और बाकी जो भी कुछ बचा हुआ है वो सब रियल वेन में चला जाता है। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मेन जो कप लाइक स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ही नेफ्रॉन का है। तो ये क्या कहलाता है, बोमेंस कैप्सूल। अब इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है ना, आर्टियोल्स फ्रॉम रीनल आर्टरी ये अंदर तक जा रही है, फिर आर्टियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस। अब एक तो ब्लड यहाँ पर लेकर आ रही है और एक इस ब्लड को आगे लेकर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बंडल है, ब्लड कैपिलरीज का बंडल है। तो अब इस बंडल को हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक, अब हम ग्लोमेरुलस तो आगे देखते हैं। अब ये जब ब्लड आगे जा रहा है
ठीक है। तो अब यदि यहाँ पर ये पूरी तरह से इम्प्योर हो चुका है तो ये आगे कनेक्शन बनाएगा कि ये कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच जाए। लेकिन यदि इसमें कुछ प्योरिटी अभी भी बची है या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अभी भी बचे हैं, तो देखो कितना लॉन्गेस्ट वे पाथ होता है इसका, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ पर रीनल वेन से भी कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक ही नहीं है, रीनल वेन के साथ कनेक्टेड है ये। ठीक है। अब ये पूरा जो आपका लूप ऑफ हैनलेज विद कैपिलरी नेटवर्क, ये सब आप पढ़ते हैं 12th क्लास 11th क्लास में। ठीक है। तो यहाँ पर आप केवल इतना ही समझिए कि बोमेन्स कैप्सूल है, इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, इट इज हैविंग द कप लाइक स्ट्रक्चर, और जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड कैपिलरीज हैं जहाँ पर बंडल की फॉर्म में है, और वो ब्लड को रिसीव करने का और आगे फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी रीअब्जॉर्प्शन होना होता है वो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब होने के बाद में जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, ये पूरा दोनों ही फंक्शन काम करते हैं। इसमें इसका प्रॉक्सिमल ट्यूब होती है, सेकंड होता है लूप ऑफ हैनले विद कैपिलरी नेटवर्क, एंड थर्ड इज द डिस्टल ट्यूब। ये आगे जाकर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पर अलग अलग रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर ये लास्ट क्या होता है, जब ये पूरी तरह से प्योर कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल तक ये पूरी तरह से प्योर कंडीशन में आ जाता है, तो ये इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कलेक्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ इस कलेक्टिंग डक्ट से एक न्यूरॉन यहाँ भी जुड़ा रहता है, एक न्यूरॉन यहाँ भी जुड़ा हो सकता है, एक न्यूरॉन यहाँ भी जुड़ा हो सकता है। जैसे कि एक पाइपलाइन होती है, उसके अंदर बहुत सारे नल की फिटिंग हो जाती है आपके घर में, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन एक ही कलेक्टिंग डक्ट के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। तो इट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो आपको एक बार और यदि समझना है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कीजिए, फिर दोबारा से पढ़िए और इस डायग्राम को बनाइए। ठीक है।